नमस्कार, डीएनए में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे चुनाव में गाज़ियाबाद असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। बाईपोल पे जा रहा है गाज़ियाबाद, कल ही है चुनाव। और आज हम डिस्कशन क्यों हमने गाज़ियाबाद के लिए, वैसे तो गाज़ियाबाद सीट पे ज़्यादा डिस्कशन का था नहीं, लेकिन एक चीज़ हुई है जो पॉलिटिक्स में नहीं है, पॉलिटिक्स के बाहर है, जो इस पर प्रभाव डाल सकती है। वो है दिल्ली और दिल्ली एनसीआर का एयर पोल्यूशन। AQI जो है गाज़ियाबाद में 475 पहुँच गया है, और इस AQI पहुँचने से लग रहा है कि शायद कुछ वर्ग जो हैं वो वोट करने ना निकलें। अगर नहीं निकलेंगे तो उसका डायरेक्ट चुनाव पे नतीजा पड़ेगा। आज मेरे साथ है कुलदीप पवार जी। कुलदीप पवार जी जो हैं वो काफ़ी समय से लिख रहे हैं। इस पूरे इलेक्शन में उन्होंने करीब से कवर किया है बाईपोल पे हलचलें और असेंबली का हलचलें, और हम समझेंगे कि गाज़ियाबाद में पोल्यूशन का क्या हो सकता है सर देखिए, पोल्यूशन तो गाजियाबाद की बात करें, दिल्ली की बात करें, नोएडा की बात करें, सब तरफ इस समय तो आप और मैं भी इसको बिल्कुल सर, हम तो सफर कर ही झेल रहे रहे हैं कि सांस लेने में परेशानियां हो रही हैं। सांस लेने में परेशानियां होने का मतलब होता है कि देखिए, जो आदमी थोड़ा भी सांस से कहीं पीड़ित होता है वो घर से बाहर निकलने से झिझकता है। अमूमन ये समस्याएं थोड़ा अपर वर्ग में ज़्यादा दिखाई देती हैं, क्योंकि हम लोग थोड़ा आराम करने के आदी होते हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि जो अगर पोल्यूशन ऐसा ही रहा, हालांकि थोड़ा सा देखिए, मैं आपको आज का AQI अगर बताऊं तो AQI थोड़ा सा कल ऊपर बढ़ रहा था। मतलब 18 नवंबर को ऊपर बढ़ रहा था। कल 373 से 435 तक पहुंच गया था। लेकिन आज सुबह जो है, सुबह 479 था, लेकिन शाम को अगर बात करें तो शाम को वो घट करके 425 के आसपास आ गया था। तो ऐसे में माना जाए कि अगर थोड़ा संकेत मिले हैं कि प्रदूषण घट रहा है, थोड़ा हवा चल रही है, पोल्यूशन हट जाएगा, तो अगर कल सुबह थोड़ा सा और पोल्यूशन हट जाता है तो बिल्कुल हम लोगों की ये चर्चा अलग ही मोड में आ जाएगी कि मतदाता दिखाई देंगे। लेकिन अगर पोल्यूशन बढ़ता है, रात में फिर से पोल्यूशन अगर बढ़ता है, तो इसका असर हो सकता है कि वोटर टर्नआउट पर दिखाई दे। लोग पहले तो कोहरा दिखाई देगा, तो कोहरे की वजह से थोड़ा आलस करेंगे, निकलने से झिझकेंगे। खास करके अपर कम्युनिटी वाले लोग थोड़ा सा झिझकेंगे। तो जो कि बीजेपी का ज़्यादा वोट बैंक माना जाता है। आपको बीजेपी का वोट बैंक है, तो बीजेपी का वोट बैंक थोड़ा कम टर्नआउट होगा। अगर ऐसा तो हुआ, फाइट ये है बीजेपी और SP की। समाजवादी पार्टी का वोट बैंक क्या है, बीजेपी का वोट बैंक क्या है सर, थोड़ा और डिटेल में देखिए, बताइएगा। अगर गाजियाबाद सीट की बात करें तो गाजियाबाद सीट पर बीजेपी की, पहले तो मैं बता दूं आपको, बीजेपी की होल्ड वाली सीट रही है। अतुल गर्ग जो यहाँ से जीतकर अभी सांसद बने हैं, वो इससे पहले विधायक थे। उन्हीं के इस्तीफा देने के बाद खाली हुए। 2 बार जीते हैं लगातार। और अतुल गर्ग मतलब भारी मतों से जीते थे 2022 में। मतलब अच्छी बीजेपी की पकड़ वाली सीट है। लोकसभा में भी बड़े अंतर से जीते हैं। 1 लाख से ज्यादा वोट से 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीते हैं। तो यानी कि बीजेपी की पकड़ वाली सीट है। अब तो ऐसे में बीजेपी का कोर वोट बैंक यहाँ पर है बनिया वैश्य वोट बैंक। यहाँ पर करीब 80,000 वोटर वैश्य माने जाते हैं, जो बीजेपी को जिताकर बीजेपी की गाड़ी को खींच कर ले जाते हैं। और दूसरा बड़ा वोट बैंक यहाँ पर है SC वोट बैंक, जो मतलब दलित वोट बैंक जो है, जो करीब 85,000 वोटर है। लेकिन अभी तक ये वोटर जो है वो बिखरा रहा है। मतलब थोड़ा इस कैंडिडेट, थोड़ा उस कैंडिडेट, इस तरह से बिखरा रहा है, कभी एकजुट नहीं रहा है। इस बार समीकरण थोड़ा, जो हम बात कर रहे हैं, जो हमें ये बात करने पे मजबूर होना पड़ा है, वो इसलिए क्योंकि सपा ने यहाँ पर जो कैंडिडेट उतारा है उसने थोड़े समीकरण बदल दिए हैं। सपा अमूमन दलित कैंडिडेट उतारने के लिए नहीं जानी जाती है, लेकिन सपा ने गाजियाबाद में, अखिलेश यादव ने गाजियाबाद में दलित कैंडिडेट उतारा है, राज जाटव को मौका दिया है। और बीजेपी ने अपने परंपरागत बनिया या ठाकुर कैंडिडेट को उतारने की बजाय इस बार ब्राह्मण कैंडिडेट उतारा है। संजीव शर्मा जी को उतारा है। तो ये फाइट थोड़ा सा मतलब चेंज हो गई है। अखिलेश यादव फिर से, मैं अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बात की थी कटेरी को लेकर के, पीडीए तो पीडीए वाला ही यहाँ पर भी है। चाहे तो वो वीडियो का लिंक जो है हम लगा देंगे, तो आप कटेरी पे भी हमारा बिल्कुल देख सकते हैं। वैसे मैं बता दूं पीडीए के बारे में थोड़ा सा, ये मतलब अखिलेश यादव जो समीकरण लेकर चल रहे हैं, सोशल समीकरण, वो है पीडीए मतलब P फॉर पिछड़ा, और D फॉर दलित, एंड A फॉर अल्पसंख्यक। यानी कि वो तीनों समाज के 3 बड़े वर्गों को एक साथ अपनी तरफ आकर्षित करने के मोड में चल रहे हैं। तो अगर वो पीडीए फॉर्मूले के तहत ही यहाँ पर जाटव को उतारा गया है, जिससे कि दलित वोट आ जाएं और आपको बाकी ओबीसी जातियों में सेंध लग जाए। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर करीब 10,000 वोटर यादव भी हैं इस सीट पर, जो माना जाता है कि भाई वो सपा को ही वोट देंगे। अब बाकी जो सब कुछ समीकरण, मतलब ये देखिए, यहाँ तो बैलेंस हो गई है बात।
अगर वैश्य, लेकिन अगर पॉल्यूशन हुआ तो मैंने जैसा अभी कहा कि अपर कैटेगरी नहीं निकलती है, दलित वोट बैंक ज्यादातर निचली कैटेगरी में है, तो वो तो आएगा ही आएगा, क्योंकि दलित और एसटी वोटर, ये इनकी एक खासियत रहती है कि ये वोटर टर्नआउट में तब्दील होते हैं, ये वोट ज्यादा से ज्यादा करते हैं। तो करीब 50,000 इस सीट पर एसटी वोटर भी हैं, और बीएसपी का जो कैंडिडेट है वो वैश्य है। तो ऐसे में बीएसपी का कैंडिडेट वैश्य होने की वजह से लगता है कि एसटी वोटर भी शायद हो सकता है जाटव की तरफ जाएं, क्योंकि बीएसपी अब उतना मजबूत तो नहीं रही है। तो अगर ऐसा हुआ तो सपा को एक बड़ा वोट बैंक मिल रहा है जो वोटर टर्नआउट में तब्दील होगा, पॉल्यूशन हो या ना हो। लेकिन बीजेपी के लिए पॉल्यूशन होने पर हो सकता है कि बनिया वोट बैंक उनका थोड़ा कम हो जाए, सपा को फायदा हो जाए। उसके अलावा करीब 30,000 पंजाबी हैं जो बीजेपी के खेमे में जाते हैं और कांग्रेस के खेमे में जाते हैं, लेकिन कांग्रेस इस बार सपा को समर्थन दे रही है, तो सपा के पास बढ़ सकता है वो वोट। 18,000 के करीब जाट हैं, 15,000 के करीब त्यागी हैं, जो प्योरली लगता है कि बीजेपी के पास ही जाएंगे, क्योंकि बीजेपी को वोट करते रहे हैं। करीब 8,000 ठाकुर हैं, वो भी बीजेपी के वोटर हैं। हालांकि ठाकुर भी पिछली बार लोकसभा चुनाव में इस सीट पर बीजेपी से नाराज थे, क्योंकि वीके सिंह का टिकट यहां से काटकर अतुल गर्ग को दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद सपा के साथ वो जाना पसंद नहीं करते हैं। पिछली बार भी उन्होंने वोट नहीं डाला था, हो सकता है वो भी इस बार वोटर टर्नआउट में तब्दील ना हो। तो ऐसा हुआ तो वो भी बीजेपी का नुकसान है। तो कुल मिलाकर अगर हम लोग देखें, बीजेपी की जो आशाएं टिकी हुई हैं वो सारी प्रवासी वोट पर टिकी हुई हैं, मतलब जो दूसरे राज्यों से लोग आकर के यहाँ पर रह रहे हैं नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए, जो एक बड़ा तबका है। करीब 60,000 वोटर्स ऐसे हैं जो बाहरी राज्यों से आकर के और यहाँ रह रहे हैं, मिडिल क्लास वर्ग भी, मिडिल क्लास वर्ग जो है, जो और वो अमूमन बीजेपी का ही वोट बैंक माना जाता है। और वो काफी ऐसे से होते हैं कि वो ज्यादातर हालात की वोट भी वजह से डालने शायद ना निकले वो भी क्योंकि बहुत ज्यादातर नौकरी वाले लोग हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, तो वो नौकरी पे जाएंगे, तो वो अगर वोट डालने नहीं आए तो भी बीजेपी को नुकसान है। तो ऐसी स्थिति में मतलब सीट बीजेपी की है, मजबूत स्थिति बीजेपी की है, लेकिन प्रदूषण और बाकी फैक्टर क्या रंग लाएंगे, वोटर टर्नआउट क्या रहेगा। अगर वोटर टर्नआउट ज्यादा रहता है तो निश्चित तौर पर बीजेपी यहां से जीत रही है, और वोटर टर्नआउट अगर कम रहता है, जो कि कल शाम हम लोग को पता लगेगा 20 नवंबर की शाम को, अगर वोटर टर्नआउट कम रहता है तो सर फिर बीजेपी के लिए थोड़ी मुश्किल वाली बात है, और जो 23 तारीख को हमारी नजरें फिर टिकी रहेंगी ईवीएम पर। तो बिल्कुल ये है गाजियाबाद की सीट का छोटा सा एनालिसिस। इंटरेस्टिंग सीट है, पॉलिटिकल एनालिसिस था, बट पॉलिटिक्स के साथ पोल्यूशन भी इसका हिस्सा था। अब देखना है कि रिजल्ट क्या होता है, और कल का पोल्यूशन से पहले तो हमें पता चलेगा, और फिर 23 तारीख को ही पता चलेगा कि एक्चुअली क्या हुआ है, सेंध लगी है कि नहीं, भाजपा जीत गई है या सपा को थोड़ा सा चांस मिला है। ऐसे ही और एनालिसिस देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। मेरे साथ थे कुलदीप पवार जी, मैं हूँ चित्रेश सहगल, और आप देख रहे थे डीएनए।